contents of today's lecture. Announcement as usual, थोड़ी बहुत जो announcement करनी होती है, I will talk about that. उसके बाद we will look into the block diagram representation of discrete time systems. We will talk about classification of discrete time systems with reference to memory, time invariance, linearity, causality, and stability. फिर we will talk about interconnection of discrete time system, and then we will move to LTI systems, जिसमें we will be focusing on convolution. और ये क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने already की हुई हैं signal systems में, so we will try to just skim through each and everything. लेकिन I would suggest कि अगर आप लोगों को किसी जगह पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो kindly ask the questions, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो हैं relevant हैं तो हम इनको दोबारा से टच कर रहे हैं. So it's important कि आप understand करें. जी, अनाउंसमेंट में देयर इज़ नथिंग न्यू, जस्ट ये कि असाइनमेंट जो है वो मैंने अब MS टीम में एक तो फाइल्स में अपलोड हुई थी, बस समहाउ जो असाइनमेंट थी आपकी वो मैंने अपलोड नहीं की थी. मैंने सेव तो कर ली थी लेकिन अपलोड नहीं हुई थी. अब मैंने अपलोड कर दी है, एंड बिकॉज ये लेट हो गई है अपलोड होने में तो मैंने आप लोगों को जो है सबमिशन डेडलाइन भी एक्सटेंड कर दी है. एक और वीकेंड आपको बीच में मिल जाएगा. सो अब जो है वो असाइनमेंट 1 के नाम से असाइनमेंट बनाई है जिसके अंदर ये अपलोडेड है. सो काइंडली go through it and start to work on that. जी, so next जो हमने करना है, we want to just touch upon the block diagram representation of discrete time systems. और ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आगे हम जाके इसको खैर डिटेल में करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. बट ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो है वो टच करने का पर्पस जो है वो ये है कि आप लोगों को जब बुक्स पढ़ते हैं या अपनी बुक पर करते हैं और वहाँ पे कहीं पे रिप्रेजेंटेशंस वगैरह आई हो तो यू जस्ट अंडरस्टैंड के किस तरह से जो है वो उसको इंटरप्रेट करना है. सो वी विल नॉट जी मैम, वो जो आपने बुक्स अपलोड की थी वो अभी फाइल्स में नहीं है, वो पता नहीं किसी ने हटा दी है या क्या हो गया. नहीं मैम, अच्छा. मैं उसे डाउनलोड कर रहा हूँ. ये कोई सी भी नहीं है, प्रोइकस की भी नहीं है, ओपनहाइम कोई भी नहीं है. ओपनहाइम की एक है बस, वो रेफरेंस है ना मैम, वो टेक्स्ट तो नहीं. अच्छा, टेक्स्ट वाली नहीं है. चले मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी, ठीक है. आई डिडंट रियलाइज कि वो किसी ने हो सकता है गलती से डिलीट कर दियो. आई विल अपलोड इट हियर. ठीक है, मैं कर लूँगी. और दूसरी चीज़ ये कि आई नीड कॉन्टेक्ट पर्सन ऑफ कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द CR जो भी है ना, वो काइंडली आप ना मुझे अलग से एक टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे, और अपना नंबर ज़ाहिर है मेरे पास आ जाएगा. बिकॉज अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसमें बिकॉज कभी कभार जो है वो मीटिंग्स आ जाती हैं अचानक, तो मैं इन्फॉर्म कर सकूं CR को, ताकि आप लोगों की जो है वो अगर क्लास आगे पीछे करनी हो या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है. वैसे तो खैर व्हाट्सएप पे ज़ाहिर है आप सारे लोग देख ही लेते हैं, लेकिन ये कि आई जस्ट वांट के व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो आई जस्ट रियलाइज़ कि वो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ उस ग्रुप में, और भी बहुत से टीचर शेयर कर रहे हैं चीज़ें जो है. तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ से मिस हो जाए. तो CR जो है काइंडली आप मुझे जो भी CR है अपना कांटेक्ट और सारा कुछ मुझे भेज दीजिएगा. ओके, बुक में अपलोड कर दूँगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो लेट्स जस्ट लुक इनटू ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के. और इसमें जो है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कब कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशन. ठीक है, और डिफरेंस इक्वेशन कैसे आती हैं, क्या होती हैं, अगेन आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, एंड वी विल एक्चुअली डू देम इन दिस कोर्स ऑल्सो. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई एम अस्यूमिंग कि आप लोगों को जो है वो डिफरेंस इक्वेशंस ऑलरेडी पता हैं. एंड लेट्स सपोज कि आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम. और जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देन यू विल रियलाइज कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो. तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि आप ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि समेशन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है. ठीक है, देन देयर इज मल्टीप्लायर है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, एंड देन देयर आर डिलेज. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली दीज आर द थिंग्स विच वी वांट टू नो कि इनके ब्लॉक्स कैसे होंगे, सो दैट जब भी हम इसका स्टार्ट करते हैं
block diagram representation. So the person who is making the block diagram and the person who is actually looking at the diagram, they would understand कि कौन सा block किसको represent कर रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ I always try to do is कि I start with input and then somewhere here I have an output. ठीक है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि हमेशा हमारे पास रहेगी कि इनपुट से आप जा रहे हैं और आउटपुट आपके पास आ रहा है. एंड देन what we can do is कि मतलब again this is not a must but this makes the things easier कि हमें नज़र आ रहा है कि there are this is actually the block जिसमें आपके पास input है और उसका delayed version है and this is actually the block part है जो कि feedback को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो इट्स ईजियर एंड इट्स मोर लॉजिकल कि इन दोनों को जो है वो हम अलग अलग प्लॉट करने की कोशिश करें. अब आप देखें अगर मैं सिर्फ इनपुट वाले पे करती हूँ, सो माई एक्स ऑफ एन इज कमिंग फ्रॉम हियर और मुझे नज़र आ रहा है कि इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय हाफ. तो जो मल्टीप्लायर्स हैं एटलीस्ट इस कोर्स में हम उनको जो है सिंपल एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो ऑन दिस आपके पास एरो का साइन जो है हम लाइंस के ऊपर लगा के और उसके ऊपर नंबर लिखते हैं विच विल बी शोइंग कि ये मल्टीप्लायर है. ठीक है, सो हमने एक्स ऑफ एन को हाफ से मल्टीप्लाई करना है एंड देन we need to delay x of n by 1. So delays के जो ब्लॉक हैं they are actually represented by z inverse. ठीक है, z ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने नहीं किया है या किया है, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे दिस इज एक्चुअली z इनवर्स. वी विल सी कि ये z इनवर्स हमने यहाँ पे क्यों लिखा है जब हम आगे z ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो डिले का ब्लॉक है वो z इनवर्स से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है दैट इज एक्चुअली x of n minus 1. ठीक है, सो दिस इज x of n minus 1 जो इस आउटपुट पे आ रहा है एंड नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय हाफ. मैं इसको एक्सप्लिसिटली नहीं लिख रही लेकिन मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ. तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई होने के बाद नाउ दिस इज एक्चुअली द आउटपुट जो कि मुझे यहाँ मिल रही है. दिस इज अ आउटपुट जो कि मुझे इस जगह पे मिल रही है जो नीचे वाला जो ब्रांच है. सो एंड आई नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम. सो यहाँ पर आई कैन हैव अ एडर. अच्छा, ब्लॉक डायग्राम में one important thing which you always have to remember is कि एरो की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है. बिकॉज वी विल सी लेटर ऑन कि आपके पास जो है जिस तरह इसमें तो देखें फील ये हो रहा होता है कि अगर इनपुट से जा रहे हैं तो इसका मतलब है एरो जो है शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड होगा और अगर आउटपुट है तो उस पर आउट होगा विच मेक सेंस. बट द थिंग इज कि दीज एरोज जो इन बिटवीन आपने एरोज लगाए हुए हैं दे वुड चेंज डायरेक्शंस बेस्ड अपॉन के आपने कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है जो कि हम बाद में करेंगे. ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि फीडबैक के लिए जाहिर एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी आपके पास, कि फॉरवर्ड में जो है वो आपके पास जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो एरो लगाना इज समथिंग विच इज अ मस्ट. खाली आप अगर प्रेजेंट पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं विदाउट एरोज तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट जीरो एटलीस्ट फ्रॉम मी बिकॉज ऑफ द रीजन के इट वुड नॉट मेक सेंस के आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं. ओके, इसको मैं लेट मी जस्ट मूव इट फर्दर हियर. अच्छा, अब दूसरी साइड, अब ये जो पूरे का पूरा ब्लॉक है इट हैज़ टू बी एडेड टू दिस थिंग. ठीक है, और ये जो दिस थिंग है व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ डिलेड वर्जन ऑफ द आउटपुट फीडबैक है. ठीक है, सो इसमें देखें ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास एरो आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है एंड देन this is actually okay, let me actually mention it by 1 and this is 2. So here I have the output of 1, here I have the output of 2, but I need to multiply it by 1 by 4 also. So यहाँ पर I will have another arrow on the line and I will multiply it by 1 by 4. अब मेरे पास 1 and 2 मिला के they are giving us y of n. Okay, so if I need to actually, yes, so this is y of n.
और another thing जो कि again it's not very important here but you should actually be mindful of this जब हम आगे structures वगैरह में काम करेंगे कि there is another way to improve this block diagram. ठीक है, for example अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 multipliers use किए हुए हैं, इधर भी half से किया हुआ है, इधर से भी half से किया हुआ है. अगर फर्ज करें कि मैं इनको कॉमन निकाल लेती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास आ जाएगा half of x of n plus x of n minus 1. So in other words what will happen कि पहले मैं ऐड करूं और फिर उसके बाद जो है सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं, पहले मैं ऐड करके एंड देन आई कैन मल्टीप्लाई जस्ट वंस बाय हाफ. So this will actually reduce one multiplier in our block diagram, and one multiplier in the block diagram reduce करने का मतलब ये है कि जब आप इसको implement कर रहे हैं कहीं पे सॉफ्टवेयर में implement कर रहे हैं या हार्डवेयर में implement कर रहे हैं तो आपकी computations जो है वो reduce हो जाएंगी. So these are actually the number of things that we keep in mind. हम इस तरह blindly equations को उठा के plot करना नहीं शुरू कर देते. We actually keep focus on the fact कि हम कहाँ पे resources को कम कर सकें. लेकिन again जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि we will talk about it later जब हम structures की बात करेंगे. For the timing I just wanted to let you know कि जहाँ पे आपके पास summation है तो उसका हमारे पास ये sign है, जहाँ delays हैं उसमें हम square box के अंदर z inverse लिख देते हैं और मल्टीप्लाई का मतलब है कि आपके पास जो भी लाइन है उसके ऊपर आपने एरो किया और उसके ऊपर नंबर लिखा. फीडबैक अगर है तो एरो विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फीड फॉरवर्ड है तो एरो विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, now we will move to the classification of discrete time systems. Classification of the discrete time systems जो है again ये वाली आपने चीज़ें जो है वो पढ़ी हुई हैं. मेमोरी के रेफरेंस से classification होती है. So let us again do this by just doing example and I would like to do it together. यानी मैं आप लोगों का feedback चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि अब मैं आवाज़ों से आप लोगों को में से कुछ लोगों को पहचान गई हूँ. I would like to have other voices also. ठीक है, so जो लोग नहीं बोलते हैं काइंडली आप भी बोलने की कोशिश करें. Okay, so first of all we will talk about stable sorry not stable, static okay ये क्या हो रहा है वर्सेस डायनामिक सिस्टम्स. ठीक है, और आपकी बुक में स्टैटिक वर्सेस डायनामिक है लेकिन मेरे ख्याल में आपने पहले जो इसको पढ़ा हुआ होगा दिस विल बी रेफरेंस टू मेमोरी लेस वर्सेस मेमोरी सिस्टम. ठीक है, सिंपल वी नो के इवन हमें इसकी टाइटल से पता चल रहा है कि दीज आर द सिस्टम्स जिनकी मेमोरी है या मेमोरी नहीं है. सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स. मैं आपको सिर्फ कुछ सिस्टम्स की इक्वेशन लिख के बताऊंगी एंड वन बाय वन वी विल जस्ट सी कि आर दे मेमोरी लेस और विद मेमोरी एंड द रीजन बिहाइंड मेमोरी लेस एंड मेमोरी और स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. ओके, actually let me add something here. जी, अब इसको मैं y1, y2 और y3 तीन मैंने आउटपुट्स डिफाइन कर दिए हैं. अब आप लोग मुझे बताएं इज y1 एंड मेमोरी लेस सिस्टम और विद मेमोरी? y1 मेमोरी लेस सिस्टम है, y2 विद मेमोरी सिस्टम है क्योंकि ये प्रीवियस वैल्यू ले रहा है n-1 से. ठीक है, और इसी तरह y3 भी मेमोरी यूज कर रहा है क्योंकि वो भी प्रीवियस वैल्यूज यूज कर रहा है x Okay. n-. Okay, very good. ठीक है, so there shouldn't be any confusion in anyone's mind because this is one of the easiest systems to check. These are the easiest properties of the systems to check because of the reason कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि जो आउटपुट है करंट is it dependent upon the current input या current के अलावा किसी और input पे भी depend कर रही है. ठीक है, so in this case we can see कि या देखिए current input पे अगर कुछ depend कर रहा है ना सिर्फ current input पे तो इसका क्या मतलब है कि you don't need to store previous values of the output या input या even future values. जिस तरह हमने कल बात की थी कि future values भी अगर आप offline processing कर रहे हैं तो future values आप store कर सकते हैं या अगर आप images पे processing कर रहे हैं तो you always have future values जो कि आपके current pixels पे depend करते हुए होती है. So the thing is कि
अगर आपने उस तरह का कोई भी काम करना है जिसमें फ्यूचर वैल्यू भी चाहिए, पास वैल्यू भी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपने उसको स्टोर करना इज अ मस्ट. ऑन द अदर हैंड, इफ यू जस्ट वांट टू वर्क विद द मेमोरी लेस सिस्टम, तो मेमोरी लेस सिस्टम मोस्टली क्या होते हैं, रियल टाइम पे जो काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका जो है स्पीडोमीटर है गाड़ी में, दैट इज अ मेमोरी लेस सिस्टम, क्योंकि आपके जो जैसे जैसे मेमोरी लेस सिस्टम जो इस तरह के रियल टाइम में हम चाहते हैं, वी वांट देम टू बी वेरी क्विक आल्सो, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर गाड़ी में जो है वो पहले स्टोर हो और फिर ये पता चले कि स्पीड कैसी है, तो उस वक्त तो पता नहीं क्या से क्या हो चुका हो. ठीक है. एंड सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम जो कि मेमोरी लेस हो सकते हैं बेस्ड अपॉन के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्ज करें किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर सेंसर वुड बी समथिंग दैट वुड बी मेमोरी लेस, एंड दैट वुड मोस्ट प्रोबेबली बी डिपेंडेंट अपॉन कि आप किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बच्चों को जहाँ पे इंटेंसिव केयर वगैरह में बिल्कुल छोटे बच्चों को रखा जाता है, तो देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर दैट नीड टू बी मेंटेन. तो उस केस में जो है जो टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट से आ रहा है या जो जिस तरह इफेक्ट हो रहा है, यू वांट टू टेक द एक्शन इमीडिएटली. और एंड देन इन दैट केस, in those cases the system would be mostly memory less, के जिसमें आपके पास current value of the output is dependent on the current value of input, आगे पीछे की किसी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है. मगर most of the system that we talk about in terms of digital signal processing, they are memory systems because of the reasons कि हमारे पास जो है जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्योंकि delayed input बीच में included है, यहाँ पर भी delayed inputs included है more than one, तो इस केस में जो है हमारे पास memory आ गई because save करना हमें कुछ ना कुछ पड़ रहा है. Okay. अगली जो characteristic है, again that is something आप लोगों ने की हुई है, मगर it may be something a bit difficult intuition के हिसाब से. ठीक है. Time invariant versus time varying. Okay. अच्छा, अब मैंने ये कहा अगर है कि नई वॉइसेस हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग पहले बोलते थे तो दे आर नॉट अलाउड. ओके. सो आई मीन आई जस्ट वांट के हर एक जो है ना वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे क्लास में, तो थोड़ी सी क्लास जो है वो लाइवली हो जाए. ठीक है. लेकिन ये कि एवरीवन इज मोर देन वेलकम. ओके. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. Oops, sorry. अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि what does it mean by time varying versus invariant system. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब मैंने ये वाला एक सिस्टम लिख तो दिया है, लेकिन what are we trying to check कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो एक फिल्टर है जो आपने बनाया हुआ है, RLC जो है वो सर्किट बनाया हुआ है, और उसमें आप अभी कोई इनपुट दे रहे हैं और आपको कोई आउटपुट मिल रहा है बेस्ड अपॉन के क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स की. अब लेट्स सपोज कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इनवेरिएंट वुड बी कि अगर आपने जो भी एक आउटपुट ले लिया है अभी, उस आउटपुट को आप चेक करते हैं 10 मिनट्स के बाद, या आप का जो इनपुट है वो 10 मिनट्स के बाद आप दोबारा से सिस्टम में दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए. या इन अदर वर्ड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि इफ दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है, हमने इसको कोई एक इनपुट दिया एंड इस सिस्टम ने उसके ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की. वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग यस्टरडे कि हमारे पास जो जिसकी टाइम सिस्टम है हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन वी आर सेइंग कि ये जो चीज़ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आ रही है, दिस इज वी जस्ट कॉल इट y ऑफ n, बिकॉज y इज समथिंग जो कि हम हमेशा आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. अब अगर वी चेंज दिस इनपुट, चेंज दिस इनपुट का क्या मतलब है कि ये इनपुट जो मेरे पास आ रहा है इसको टाइम में थोड़ा डिले होके मिल रहा है मेरे पास. ठीक है. इस इनपुट का एक डिलेड वर्जन है, तो आई एम गिविंग दिस टू द सेम सिस्टम एंड आई एम सेइंग कि जो अब मुझे आउटपुट अब मिल रहा है ना, आई एम कॉलिंग इट y(n)k जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि ये वाला जो वर्जन है, दिस एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड टू द इनपुट ऑफ डिलेड इनपुट बाय k. व्हाट वी नीड टू चेक इज कि अब एक आउटपुट मेरे पास पहले आ चुका है जो कि k डिले से पहले आया हुआ था,
एक आउटपुट मेरे पास आया है इनपुट का डिलेड वर्जन लेके, उसके ऊपर मैंने सिस्टम को डिफाइन किया। यानी अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ ना तो दिस इज एक्चुअली टॉ, ये जो सिस्टम है अप्लाइड ऑन द डिलेड इनपुट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक और जो तरीका डिले करने का हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आप आउटपुट को ही डिले कर दें, बजाय इसके कि आप डिलेड इनपुट के ऊपर दोबारा सिस्टम अप्लाई करवा के दोबारा से आउटपुट लें। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमने आउटपुट को ही इतना डिले कर दिया। सो इफ द डिलेड आउटपुट, जो आउटपुट हमने यहाँ पे लिया हुआ है पहले केस में, इफ दिस इज द सेम एज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू द डिलेड इनपुट, तो उस केस में वी विल से कि द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। अगेन वही वाली एग्जांपल ले लेंगे, अगर आपके पास RLC वाली जो एग्जांपल है, आई मीन इट्स नॉट अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, बट आपको पता है कि टाइम इनवेरिएंस जो है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम हो या कंटिन्यूस है। टाइम इनवेरिएंस का मतलब सेम होता है कि इफ यू हैव एन आउटपुट फ्रॉम द सर्किट और वो आउटपुट जो है वो आप 2 दिन के बाद देखते हैं या 2 दिन के बाद आप सेम इनपुट देते हैं, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि आपके पास 2 दिन के बाद जो पहला वाला आउटपुट पड़ा हुआ था और जो अब आउटपुट आ रहा है 2 दिन के बाद, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने उसी इनपुट को दोबारा से दिया हुआ है, इट शुड बी द सेम अगर आपके पास टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। और अगर टाइम वेरिंग है तो इसका मतलब है कि वो दोनों आउटपुट्स जो हैं वो जाहिर है सेम नहीं होंगे, एंड दैट इज एक्चुअली समथिंग रियल सिनेरियो में। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के आई एम टॉकिंग अबाउट माय वॉइस, ठीक है। अब ये अगर सिस्टम है एंड देन I am uttering some word now and then मैं वही वाला जो word है वो 10 मिनट के बाद कहती हूँ, एंड आपने जो है वो सिस्टम में से गुजार के आपने उसको जो है वो कहीं स्टोर किया हुआ है, एंड देन यू लिसन टू द सेम वर्ड, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ द सिस्टम के हमारे पास जो बिकॉज ऑफ द फैक्ट के इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वर्ड बिल्कुल वही है, लेकिन उसके जो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट है, उसका टोन है, उसकी हर चीज़ जो है वो सेम हो। तो इस केस में व्हाट वी विल बी सेइंग इज के आपका जो वॉइस का सिस्टम है दैट इज समथिंग टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिंग, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं दे आर टाइम वेरिंग सिस्टम्स। ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्रेन में अगर एक सोच आई है तो उस सोच से अगर अभी कुछ सिग्नल जनरेट हो रहा है तो वुड इट बी द सेम अगर वही सोच 2 मिनट के बाद आती है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, ठीक है। सो दिस डजंट हैपन, बट अगेन जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम मैथमेटिकली चीज़ों को जो है मॉडल करते हैं, से दे आर नॉट नेवर इक्विवेलेंट टू व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, बट मॉडल जब हम कर लेते हैं तो वी हैव सम एरर्स एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन लिव विद एरर। तो ये मत सोचिएगा इससे कि LTI सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो बेकार में पढ़ते हैं। वी एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स विद LTI सिस्टम, बट द ओनली थिंग इज कि दे आर नॉट always exactly replicating what we are modeling them with, और उसमें जो है it's okay because error जो है उसको हम हमेशा we just try to reduce the error and we try to live with it. Anyway, चलें यहाँ वापस आते हैं। तो अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करें जो कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है, so what I need to do two things. एक तो ये कि let me delay मैंने एक और इनपुट डिफाइन कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने वैसे लीनियर ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को पहले किस तरह से प्रूफ किया था जब आपने उसमें पढ़ा था सिग्नल एंड सिस्टम्स में? कुछ याद है कि आप क्या क्या करते थे? मतलब how did you take the other signals or things like this? मैम या चलिए इसमें बताएं क्या करना चाहिए। So how do I start? इनपुट में डिले डालेंगे और उसको फिर आउटपुट ठीक है। so what I can say is कि I can take this input to be a delayed version of the input, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये कह देती हूँ, मुझे अब ये याद नहीं है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि आपने पहले क्या नोटेशन पढ़ी थी, लेकिन ये नोटेशन जो है वो मैं आपकी टेक्स्ट बुक की नोटेशन यूज कर रही हूँ। सो दिस इज एक्चुअली द आउटपुट when the system is applied on the delayed input, ठीक है। so it means कि अब जो है वो मैं x की जगह जो है यानी ये सिस्टम में लूंगी, बट इसमें x n की जगह में n माइनस k से रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इज कि ये वाला जो है ओके
जो हमारे पास सिस्टम है, let me actually write it another way. So what y of n k will be equal to x1 of n minus x1 of n minus 1, and x1 of n is actually x of n minus k. ठीक है, so you can actually just try to remember it like this. ये मेरे पास एक आउटपुट आ गया. दूसरा मैंने क्या करना है, now I will delay the output by k, which means कि जो भी मेरे पास इनपुट है, जो आउटपुट था उसमें जहां जहां n था उसको मैंने n माइनस के से रिप्लेस कर दिया. एंड देन नाउ वी कैन सी बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ टाइम invariant system, which is actually something which actually look like a time invariant होगा. Let us do another example. Okay, और इसको हम इसी तरह से करते हैं. Let me just not delete these parts. Okay, so let's take this to be n times x of n. ठीक है, और x1 of n जो है उसको मैं सिर्फ क्या डिफाइन कर रही हूँ, आई एम डिफाइनिंग इट एज x of n minus k. अब देखें, जब मैं y ले रही हूँ तो आई एम एक्चुअली, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि मेरे पास, अगर मैं इसको सिस्टम की फॉर्म में कर रही हूँ, सो व्हाट इज हैपनिंग इज के एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो सिस्टम है जब इसमें से गुजर रहा है तो सिस्टम इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग x of n बाय सम n. ठीक है, और ये मुझे y of n दे रहा है. अब अगर मैंने इसको x1 of n दिया है तो व्हाट विल द सिस्टम डू, सिस्टम विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस x1 of n बाय n. ठीक है, क्योंकि आपने सिस्टम में से जब गुजारा है तो सिस्टम इज, जो उसका ऑपरेशन है कि उसने सिर्फ n से मल्टीप्लाई करना है. या इन अदर वर्ड्स आई विल गेट दिस थिंग कि n x of n को, x of 1 of n को मैंने वैल्यूज की लगा दी है, लेकिन n would not change because the system itself is just multiplying it by n. On the other hand, जब मैं y of n को कर रही हूँ रिप्लेस बाय, डिले कर रही हूँ बाय k अमाउंट, तो इसका क्या मतलब है कि whatever was in y of n, उसमें जहाँ जहाँ n है उस n को मैं रिप्लेस करूँगी n को रिप्लेस करूँगी बाय n माइनस k. सो इन अदर वर्ड्स what will happen कि इसका जो डिले है it will be actually equal to n by k times x of n minus k. And from here we can see कि मेरे पास 1 is not equal to 2, so it is not a time invariant system, it is in fact a time varying system. So जो चीज़ आपने सिर्फ याद रखनी है वो ये कि जब हम ये y of n k ले रहे हैं तो we are actually applying the system on the delayed input. जब हम y of n minus k ले रहे हैं तो we are delaying the output itself by k number which is some digit. ठीक है, so और इन दोनों को सेम आना चाहिए if the system is time invariant. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, so ये वाला मेरा ख्याल है एग्जाम्पल आपकी बुक से ही है जिसके मैंने एक दो पार्ट्स लिए. मैं जस्ट गो देयर एंड देन ट्राई टू डू अदर पार्ट्स आल्सो. और ये अगर कोई आपको इशू होता है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस लेटर ऑन. जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे दैट इज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर. ठीक है, और व्हाट डज इट मीन? जी, लीनियर में हमारे पास व्हाट आर वी चेकिंग? अगर मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, और इसको मैं x1 of n देती हूँ मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट
A1 और आउटपुट मैं कह देती हूँ y1 of n है, and then I have an other input x2 of n, and I am multiplying it by another constant a2, and I am getting y2 of n. Actually sorry, a1 और a2 है खाली यहाँ पे, ठीक है। x1 से y1 मिल रहा है और x2 से y2 मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं another input define करती हूँ which is a linear combination of these two inputs. Linear combination का क्या मतलब होता है कि you are multiplying the numbers by some constant and adding them, ठीक है। कहीं पे भी linear combination का अगर आप पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है linear algebra में भी आपने पढ़ा होगा कि when you are taking the linear combination of any two things, it just simply means कि आप जो है वो दो signals को ले रहे हैं, vectors को ले रहे हैं, functions को ले रहे हैं, you are just multiplying them with some constant and adding them, and it doesn't have to be two only. आप जो है 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर जब हम linearity की बात करते हैं तो हम जो है वो 2 signals के साथ ही डील करते हैं, and then we can extend this also, लेकिन फिलहाल जो हम 2 की बात कर रहे हैं। So what we, अगर आपका सिस्टम लीनियर है then what will happen कि अगर आपने x3 इसको दिया है एंड आपको यहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आप ये कह रहे हैं कि y3 मिल रहा है, तो y3n needs to be a linear combination of y1n plus y2n, ठीक है, अगर लीनियर है हमारे सिस्टम। और जाहिर है कि अगर ये चीज़ नहीं है ट्रू तो इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट अ लीनियर सिस्टम। सो इन दिस केस अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने नंबर ऑफ चीज़ें करनी है। एक तो ये कि आपने हमेशा 2 इनपुट्स जो है जिस तरह यहाँ पे हमने लिए हुए हैं, जो भी इनपुट हमारे पास आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसी फॉर्मूले से जो है वो हम 2 आउटपुट्स जो है वो निकालेंगे। वी विल ऑलवेज अस्यूम x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n, और वहाँ से y1 और y2 ऑफ n हो जाएगा, एंड देन वी विल टेक an input which is a linear combination of x1 and x2, उससे हम आउटपुट निकालेंगे, एंड देन वी विल सी कि जो आउटपुट यहाँ पर मेरे पास आ रही है इज इट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फर्स्ट आउटपुट्स, ठीक है। एंड लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि जिस नंबर से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था x1 और x2 को, वही नंबर यहाँ पर भी अपीयर होने चाहिए। यानी इट डजंट मीन कि आप किसी और फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो है लीनियर कॉम्बिनेशन तो फिर भी बन जाएगा, ठीक है, बट इट हैज़ टू बी द सेम स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपके पास, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मुझे एक बहुत लंबा चौड़ा सा इनपुट दिया गया है और मैं उसका आउटपुट जो है वो मेजर करना चाहती हूँ, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई कैन डू इट कि मैं उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके उसके अलग अलग आउटपुट्स लेके और उनको बाद में एंड में ऐड कर दूंगी। ये फ़ायदा हमारे पास जो है वो लीनियर सिस्टम्स का होगा कि आपके पास जो लीनियर सिस्टम्स में आप बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स को ब्रेक करके जो है वो चीज़ों को मेजर कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे उस सारे को बीच में से गुजार के हमने आउटपुट लिया या हमने अलग अलग करके आउटपुट लेके सबको ऐड कर दिया, इट शुड नॉट मैटर बिकॉज द सिस्टम इज लीनियर। सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस कि जिसकी वजह से हमारे पास लीनियर सिस्टम जो है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स। जी, लीनियर के लिए पहली एग्जांपल इज y of n is x of n square. Okay, so how do we start? सबसे पहले मैं क्या करूं? देखिए यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ना, वहाँ से आपको रिकलेक्शन होनी चाहिए। we need 2 inputs, ठीक है, so let me and 2 outputs, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, ये मैंने करना है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, एक इनपुट मैंने जनरेट करना है विच इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 इनपुट्स जो कि मैंने पहले लिए हैं। देन आई वुड पास दिस इनपुट टू द थ्रू द सिस्टम, और आई विल टेक आउटपुट corresponding to this input, and then at the end of the process I will check कि ये जो मेरे पास आउटपुट आ रहा था
इज इट इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट्स, जो कि मुझे पहले 2 मिले हुए हैं, ठीक है। सो फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट, आई विल टेक 2 इनपुट्स x1 एंड आई अस्यूम कि मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, x1 n है एंड x2 ऑफ n है। सो और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स y1 ऑफ n है, तो y1 ऑफ n क्या हो जाएगा, x1 n स्क्वायर, एंड y2 ऑफ n क्या हो जाएगा, x2 n स्क्वायर, ठीक है। इनको हमने इंडिविजुअली जो है वो उसमें से पास कर दिया, एंड ये हमने एक साइड पे रख दिया। करने के बाद देन वी डिफाइन एन अदर इनपुट x3 ऑफ n which is equal to linear combination of these two, ठीक है। अब हमने y3 of n लिया which is application of the system on x3 of n, इसका मतलब है y3 of n क्या है, x3 of n स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने x3 of n की जगह इसकी वैल्यू लगाई, और वैल्यू क्या है, a1 x1 of n। अब देखें ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जहाँ जहाँ n है n स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये मेरे पास जो x3 में जिस जिस जगह पे मेरे पास n था उसको मैं स्क्वायर करती जा रही हूँ। नाउ I can see that this is actually equal to a1 y1 of n plus a2 y2 of n, ठीक है। So from here we can see कि मेरे पास जो आउटपुट लीनियर कॉम्बिनेशन को गुजारने के बाद आ रहा है, दिस इज द सेम एज द आउटपुट जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट्स के बराबर है। सो इट मीन्स कि दिस सिस्टम इज लीनियर। अच्छा, अब अगला वाला जो है वो आप करेंगे, आई विल जस्ट गिव यू 2 मिनट्स एंड देन यू विल टेल मी कि ये लीनियर होगा कि नहीं होगा, एंड 1 बाय 1 स्टेप्स भी बताएंगे ताकि जो लोग नहीं कर पाए या तो वो सब जो है वो हमें फॉलो कर सकें। ओके, सो अगला जो है मुझे अभी याद आया कि शायद मैंने ये क्वेश्चन तो आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, यहाँ मैंने इसकी एग्जाम्पल भी कर दिया। ओके, एनीवे, सो y of n is equal to e raised to the power x of n. I want you to बेसिकली मेरा ख्याल है मैंने असाइनमेंट में इसलिए किया था कि आपकी बुक में इसको इन्होंने प्रूव नहीं किया हुआ था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया, तो चलें आपका एक पार्ट तो असाइनमेंट का हो ही गया। सो ओके, सो आई वांट यू टू डू द स्टेप्स योरसेल्फ। 1207 मेरे पास है, 1209 पे मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। आपने अपनी नोटबुक्स पे करें एंड देन टेल मी के क्या क्या चीज़ें करेंगे कि जिससे हम ये चेक करें कि ये इनवेरिएंट है कि नहीं है, नॉट इनवेरिएंट, सॉरी, लीनियर है कि नहीं है। जी चलें जी, हो गया 1209। हाउ डू वी स्टार्ट? जी कौन बोलेगा? y1 of n और y2 of n को वैल्यू ठीक है। सो x1 वी अगेन वी अस्यूम कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, x1 ऑफ n है और x2 ऑफ n है, and the corresponding outputs are y1 of n and y2 of n. So y1 of n will be equal to e x1 e raised to the power x1 of n, and y2 n would be equal to e raised to the power x2 of n. Right? Now next step क्या होगा? What do I do? मैम x3. Okay, x3 of n is equal to a1 x1 of n plus a2 x2 of n, right? And
So what would be y3 of n? This would be equal to e raised to the power x3 of n. ये क्या बन जाएगा? जी मैम e इसकी raised to the वैल्यू power, ठीक है, इसकी वैल्यू लगा दी तो a1 x1 of n plus a2 x2 of n. Okay, is it equal to a1 y1 of n plus a2 y2 of n? नो मैम. नो मैम. नो, ठीक है, बिकॉज आप देखें यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि a1 y of 1, अब अगर इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन भी करूँ ना, लेट मी राइट इट हियर, कि इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी e a1 x1 of n मल्टीप्लाइड बाई ई a2 x2 ऑफ n, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इट शुड बी इक्वल टू a1 e x1 ऑफ n प्लस a2 e x2 ऑफ n. ठीक है, और हमें नजर आ रहा है कि दीज टू आर नॉट इक्वल. So in other words, we can say we conclude कि this is not a लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम है ये हमारे पास. इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अक्सर व बेशतर के जब आप वो कर रहे होते हैं प्रूफ करने में जो है ना, वो चीज़ें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो बट नाउ बिकॉज यू नो द स्टेप्स यू शुडंट बी कंफ्यूज. ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपको पिछला कितना याद है जो आपने किया हुआ था, बट वी नो कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, और एट द एंड ऑफ द डे हमने दो चीज़ों को जो है वो कंपेयर करके देखना है कि दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही. दो सिचुएशन में आउटपुट्स को हमने कंपेयर करना है. ओके, नेक्स्ट इज कॉजल एंड नॉन कॉजल. जो हमने डिस्कस करना है कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल. जी, who will tell me कि what does it mean by a causal system and what does it mean by a non-causal system? कॉजल सिस्टम के लिए हमारे पास लेस देन ज़ीरो के लिए वो मतलब ज़ीरो होता है, और जो नॉन कॉजल होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में एग्जिस्ट करते हैं. What do you mean by less than zero? What is the less than zero? X of n की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए या उसके लिए मैम पास्ट वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लेंगे तो कॉजल होगी, मतलब n-1 और n, तो और नॉन कॉजल होगी तो फ्यूचर वैल्यूज में डिपेंड करेगी. ठीक है, कि आपका जो आउटपुट है सिस्टम का, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर आपके पास जो सिस्टम का आउटपुट है, अगेन इफ आई प्लॉट दिस हियर, और यहाँ पर मेरे पास जो है वो y ऑफ n है, तो जो मेरे पास y ऑफ n है इसकी जो भी इक्वेशन है, इफ y ऑफ n इज डिपेंडेंट ऑन x ऑफ n माइनस 1 से लेकर x ऑफ n माइनस इवन इन्फिनिटी तक आपके पास माइनस जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, विच मीन्स के करंट वैल्यू ऑफ x और प्रीवियस वैल्यूज ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यूज ऑफ x के ऊपर. तो इन दैट केस इट इज़ अ कॉजल सिस्टम. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास कोई ऐसी टर्म आ जाती है जिसमें n+1 है, n+2 है, विच मीन्स के जो आपके फ्यूचर वैल्यूज हैं, तो उस केस में जो है हमारा सिस्टम नॉन कॉजल हो जाता है. और जिस तरह हमने कल भी ये चीज़ थोड़ी सी डिस्कस की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो सिस्टम रियल टाइम्स में होते हैं ना, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेटर. लेट्स सपोज कि मेरा एक कोई सिस्टम है जो कि इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जितने भी सैंपल्स जब से आपने प्रोसेस शुरू किया था वहाँ से लेकर अब जिस टाइम पे भी आप प्रोसेस पे हैं, वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सिस्टम जो है उसकी आउटपुट डिपेंडेंट है. दैट वुड बी अ कॉजल सिस्टम. यानी रियल टाइम में आप जो करना चाह रहे हैं काम, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आप सेंसर आपने लगाया हुआ है और आपका जो करंट टेम्परेचर है, मे बी दिस इज एवरेज ऑफ टेम्परेचर विद इन लास्ट 2 or 3 मिनट्स, या ये कि आप स्पीड कर रहे हैं तो उस केस में जो करंट स्पीड है इट इज़ एवरेज ऑफ द स्पीड जो कि लास्ट 1 मिनट में रही थी. तो इन एनी केस इन ऑल ऑफ दीज रियल टाइम सिनेरियो जहाँ आप रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं, मोस्टली सिस्टम जो है वो कॉजल होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास करंट वैल्यूज़ होती हैं या प्रीवियस वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि फ्यूचर वैल्यूज़ तो आई ही नहीं होती. लेकिन जहाँ पे भी आप स्टोरेज करके प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं, इन दैट केस यू ऑलवेज हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम टू
बी नॉन कॉजल, क्योंकि वहाँ पे आपने जो जिस करंट वैल्यूज़ की आप बात करें, करंट आउटपुट की आप बात कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली से कि ये फ्यूचर जो वैल्यूज़ हमने दी थी या फ्यूचर वैल्यूज़ जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अब फर्ज करें कि टेम्परेचर ऑफ आप जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ डे 1 एंड देन डे 10, तो 10 तो डे बाद में आया, मगर बिकॉज यू हैव एक्चुअली स्टोर्ड देम समवेयर, तो आप 1 जो है वो आपके पास, जब आप 1 के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं तो 1 इज़ योर करंट डे, लेकिन आप 10th डे जो उसके बाद आ रहा है आप उसको भी उससे देख के जो है वो ट्रेंड वगैरह जो है वो देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपने उसको सेव किया हुआ है। लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया हुआ है, रियल टाइम सिनेरियो में कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम आर कॉजल सिस्टम्स। अच्छा, अब जल्दी से जो है हमें लेट्स जस्ट डू 2 एग्जाम्पल्स, और आप लोग जो अपने पास करके सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि इसमें से दोनों कॉजल हैं, नॉन कॉजल हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखें कि जो सिस्टम्स सिर्फ और सिर्फ करंट वैल्यूज़ पे अगर आउटपुट कर रही है, एक तो करंट प्लस पास्ट है, या सिर्फ करंट पे भी अगर डिपेंड कर रहा है, तो दैट विड आल्सो बी अ कॉजल सिस्टम। यानी मेमोरी लेस सिस्टम जो हम बात कर रहे थे, दे आर एक्चुअली ऑल कॉजल सिस्टम्स, क्योंकि उसमें सिर्फ करंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये कि कॉजल में यू कैन हैव प्रीवियस वैल्यूज आल्सो, मेमोरी लेस में जाहिर है कि प्रीवियस वैल्यूज आप नहीं रख सकते। ओके, जल्दी से बताइए जी, लेट मी जस्ट टेक दिस y1 एंड दिस इज y2। सो y1 n जो है, इज इट अ कॉजल और नॉन कॉजल? मैम नॉन कॉजल। नॉन कॉजल, व्हाई? मैम क्योंकि अगर हम लोग इनपुट में -1 करें तो वो +1 दे रहा है, फ्यूचर वैल्यू दे रहा है, तो जी इसलिए। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो y ऑफ -1 है, इट इज डिपेंडेंट ऑन x ऑफ 1, ठीक है। तो ये जो है चीज हमारे पास ऑब्वियस हो रही है कि दिस इज अ नॉन कॉजल सिस्टम। व्हाट अबाउट सेकंड वन? मैम एक कॉजल है। अच्छा, और क्यों कॉजल है? मैम नेगेटिव वैल्यूज हम ले रहे हैं ना, हाँ नेगेटिव जी, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे तक। पास जो वैल्यूज हैं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन टिल करंट वैल्यूज तक जो है उसको आप सम कर रहे हैं, x ऑफ -इन्फिनिटी से लेकर करंट जो वैल्यूज हैं उनको आप सम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉन कॉजल। ओके, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज स्टेबल एंड स्टेबल वर्सेस नॉन स्टेबल और अनस्टेबल सब। अच्छा, नाउ मेरे पास स्टेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसमें एक चीज़ जो लिखी हुई है वो ये कि फॉर द स्टेबल, द सिस्टम टू बी स्टेबल, एवरी, एक्चुअली आपने भी पढ़ा होगा कि जो स्टेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं, जिस स्टेबिलिटी से वी आर कंसर्न होते हैं, उसको हम कहते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम, ठीक है। एंड व्हाट डज इट मीन? सो हम ये कहते हैं कि इफ you have bounded input, if x of n is bounded input and corresponding output y of n is also bounded, then the system is bounded input, bounded output stable. Now my question is, what does it mean by bounded input? ये bounded जो सारे words हैं, what does it mean by bounded input and bounded output? In what sense? Bounded in what sense? अगर फिनिट इनपुट देंगे हम लोग तो उससे जो आउटपुट निकलेगी वो भी फिन मतलब कि इन्फिनिट अप्रोच नहीं कर रही होगी, वो या तो वेरी कर रही होगी। फाइनाइट इन व्हाट सेंस? फाइनाइट एक्सेस में फाइनाइट होना चाहिए। मैम अगर फाइनाइट इनपुट दें तो मतलब कि फिर आउटपुट इनपुट, हाँ देखे ना, इनपुट में तो दो चीजें हैं ना। अब मेरे पास अगर x ऑफ n को एम्पलीट्यूड वाइज में देयर आर 2 फैक्टर्स x ऑफ n में जो है ना, एक तो एक्सेस है इसका जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सकता है, और एक इसका एम्पलीट्यूड है व्हिच कैन गो फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि जो बाउंडेड का मतलब है, वी सेइंग कि n जो है इट शुड बी between
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या ये कि n इज लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए और x ऑफ n लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए. These are two different things. ठीक है. सो बाउंडेड इनपुट से आप क्या जो है वो समझते हैं कि जो मेरे पास एक्सेस है, शुड द एक्सेस not be going till infinity, or should the magnitude or amplitude of the signal not going to infinity? Yeah, in other words, let me just write it here again कि यानी what I'm trying to say is कि अगर मैंने यहाँ पर x of n दिया है इनपुट में और I am getting y of n, तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं x of n जो है इसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिटी तक नहीं जानी चाहिए या इसकी हाइट इन्फिनिटी तक नहीं जानी चाहिए. कौन बताएगा? मैम n होगा, n लेस देन इंफिनिटी. n लेस देन इंफिनिटी होगा. ओके, एनीवन एल्स? सिर्फ n की मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंफिनिटी को नहीं जाना चाहिए. जी देखें, बिकॉज जो आप जब बाउंडेड इनपुट की बात करते हैं ना, तो रिमेंबर दिस थिंग कि व्हाट वी आर टॉकिंग सेइंग इज कि आप अगर सिस्टम को कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आपने इन्फिनिटी तक, इनपुट खुद इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, तो आउटपुट को भी इन्फिनिटी तक नहीं जाना चाहिए. एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सेस. ठीक है, कि हम ये नहीं कह रहे कि n जो है ना, n कैन गो टिल इन्फिनिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये वाला u ऑफ n जो हमने एक सिग्नल लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं सिंपल u ऑफ n की बात करती हूँ ना, तो दिस इज एक्चुअली अ बाउंडेड इनपुट. अगर मैं x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n है, तो दिस इज अ बाउंडेड इनपुट बिकॉज ऑफ द रीजन के मेरे पास, अब आपको पता है कि u of n is going till infinity, n जो है वो तो infinity तक जा सकता है, but we know कि at any point the magnitude is equal to 1, which means कि मेरे पास magnitude जो है that is actually not infinity. And so what we are saying is कि x of n जो है it should be less than some m of x, and this m of x is less than infinity. Or what we are saying is कि magnitude of x जो है it should not be going till infinity. For example, अगर फर्ज करें कि मैंने x of n को ये ले लिया 1 over infinity, 1 over 0, ठीक है, so ये तो मुझे पता ही है ना कि by definition this is something which is infinity already. तो जब ये infinity, मैं input ही को input infinity दे रही हूँ, तो इसका मतलब है कि my input is not bounded. तो उसमें तो स्टेबिलिटी चेक करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वी स्टार्ट विद द फैक्ट कि इनपुट हमने बाउंडेड दिया है, इनपुट का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, एंड देन इफ वी गेट आउटपुट का मैग्नीट्यूड टू बी लेस देन इन्फिनिटी आल्सो, then यानी then in that case we will say कि these are bounded input, bounded output stable systems. And remember this thing कि m of x जो मैंने यहाँ लिखा है और m of y जो लिखे हैं, they are not equal. ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी सिस्टम तो नहीं है ना, वी आर नॉट सेइंग कि, लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो विच आर लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर समझने की आप कोशिश करें, तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास जो सिस्टम है वो ये है, y ऑफ n इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x. ठीक है, और हमारे पास, सॉरी नहीं ये नहीं करते, मैं ये कर देती हूँ, x रेज़ टू द पावर n या a रेज़ टू द पावर n कर देती हूँ. ठीक है, एंड a इज आपके पास a की वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू हाँ, और हमारे पास जो है, ओके सॉरी, ठीक है, एंड x ऑफ n इज जस्ट दिस कांस्टेंट a. ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन 1. In that case what is happening, देखें आप, आपके पास a जो है वो greater than 1 है and a is less than infinity है. मैंने जो है ये establish कर दिया कि a is, let's suppose कि मैं कह देती हूँ कि a is between 1 and 2. सॉरी मैं ये बार जी, a is between 1 and 2.
सो इसका क्या मतलब है कि अब मुझे ये तो इस्टेब्लिश हो गया है कि जो मेरे पास x ऑफ n है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू समथिंग विच इज बाउंडेड बिकॉज इसकी मैग्नीट्यूड जो है इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 2 बट लेकिन जब मैं y ऑफ n देखती हूँ तो जब इन्फिनिटी तक अगर आपके पास n जा रहा है तो 2 raised to the power infinity will go to infinity. अगर मैं इसको प्लॉट करना शुरू करती हूँ then what will happen कि we see कि आपके पास ओके सो अगर मैं इसको प्लॉट करना शुरू करती हूँ लेट्स सपोज कि a इज 1.8 है तो इसका मतलब क्या होगा प्लॉट मेरा इस तरह हो जाएगा y का जो प्लॉट है एंड देन फॉर n इक्वल टू इंफिनिटी it will go till infinity, 2 raised to the power infinity or 1.8 raised to the power infinity. Anything greater than 1 raised to the power infinity would be infinity. So the point is that this should hold for all n. ठीक है, नो मैटर आपने कौन सा एक्सेस का वैल्यू ली हुई है. देखिए व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि अब अगर इस केस में यही वाली जो एग्जांपल मैंने दी है अगर इसमें मैं n को रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ 10 तक या 20 तक तो उस केस में तो अनबाउंडेड नहीं हो रहा हुआ है. तो इसका मतलब है कि अगर आपने n को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इनपुट आपका बाउंडेड है तो आउटपुट भी बाउंडेड मिल ही रहा होगा. बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर चेकिंग. वी आर चेकिंग कि इनपुट अगर बाउंडेड आप दे रहे हैं और आउटपुट आप किसी भी टाइम पर ले रहे हैं n इन्फिनिटी के बाद भी जाके ले रहे हैं n माइनस इन्फिनिटी के बाद भी जाके ले रहे हैं तो क्या उस आउटपुट को वो बाउंडेड ही रह रहा है या नहीं रह रहा. और अगर वो बाउंडेड नहीं रह रहा तो इसका मतलब है कि सिस्टम इज समथिंग विच इज नॉट गिविंग यू अ स्टेबल आउटपुट और बाउंडेड आउटपुट या सिस्टम स्टेबल नहीं है. एंड दिस इज one of the very important properties जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं we will talk about it later कि सबसे पहली जो चीज़ हम चेक करते हैं वो ये कि स्टेबल है भी कि नहीं. अगर हमें ये नज़र आता है कि किसी भी टाइम पर जाके वो अनस्टेबल हो जाएगा तो हम उस सिस्टम पे काम ही नहीं करते बिकॉज इट डजंट मेक सेंस ना कि आप जो है वो अनस्टेबल सिस्टम पे काम करने का मतलब है कि एवरीथिंग विल एक्सप्लोड. आपके पास जो है वो सिस्टम जो है वो रिलायबल ही नहीं रहेगा. ओके वी विल स्टॉप हियर नाउ. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अदरवाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो.